नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सरकार में बदलाव के कयासों के बीच में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात करी है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी का राष्ट्रीय संगठन प्रदेश के हर एक मंत्री को अलग अलग बैठाकर आधा घंटे बात कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस और बीएल संतोष के बीच में हुई बैठक में आरएसएस के यूपी के प्रमुख नेता भी इस दौरान शामिल हुए। इस बैठक में बीएल संतोष ने आरएसएस नेताओं से फीडबैक लिया, जिसके बाद में बीएल संतोष बुधवार को दिल्ली वापस जाएंगे, जहां पर वो पार्टी संगठन को अपनी रिपोर्ट देंगे। इशारा साफ है कि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन को प्रदेश के संगठन के नेतृत्व की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद ही सबसे बातचीत करके मामले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। दरअसल पार्टी संगठन के इस एहतियात की और भी एक वजह निकलकर सामने आ रही है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि हाल ही के दिनों में जिस तरह से पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी की हार हुई है और उसके बाद में एक एक करके कोरोना प्रबंधन और तमाम दूसरे मामलों में पार्टी फेसबुक पर आई है। इस बैकफुट की वजह से कह सकते हैं कि यहां पर बीएल संतोष की ओर से तमाम नेताओं से आधा घंटा पर्सनली बातचीत की गई। तो आपको बता दें, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कह सकते हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी से करती हुई नजर आ रही है, और इसी संदर्भ में बीएल संतोष की ओर से उत्तर प्रदेश का दौरा किया गया। इस दौरान तमाम पार्टी के नेताओं से बातचीत की गई है और स्पेशली कह सकते हैं जिस तरीके से अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा था उसको लेकर भी यहां पर मंथन किया गया है। कई मंत्रियों से बातचीत की गई है, आधा घंटे पर्सनली एक एक मंत्री से बातचीत की गई है। आरएसएस के प्रमुख नेता जो है उनसे भी यहां पर बात की गई है और जानने की कोशिश की गई है कि क्या कुछ यहां पर फिलहाल पार्टी को लेकर लोगों के मन में मंशा बनी हुई है, उसको लेकर यहां पर बातचीत की गई है। यह भी बता दें कि आज शायद वो कहा जा रहा है कि बातचीत कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में आज वो वापस दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के जो नेता है उनको फीडबैक दिया जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम लोग जो हैं, आम जन जो है, उनके मन में क्या कुछ मंशा यहां पर बनी हुई है। इसमें एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही है, हाल फिलहाल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे और उसके बाद से पंचायत चुनाव में हार के बाद में जो लगातार ये सवाल तमाम विपक्षी पार्टियां उठाती हुई आ रही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन को लेकर सरकार की ओर से सही प्रबंध यहां पर नहीं किए गए। विपक्ष तो लगातार आवाज उठा ही रहा है, आम लोग भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद 3 से ज्यादा यहां पर मंत्री जो है वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो खुद सरकार की कार्यप्रणाली पर यहां पर आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुद ये कहना है कि सरकार की ओर से कोरोना को लेकर कोई भी सही तरीके से प्रबंध यहां पर नहीं किए गए। वो बात अलग है कि खुद मुख्यमंत्री यहां पर कोरोना की चपेट में आ गए थे और उसके बाद में अब वो सही हो गए हैं, तो हर जगह लगातार वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी से हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, कह सकते हैं कि वाकई ही यहां पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इस बार कोई भी कौर कसर यहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, यही वजह मान सकते हैं कि लगातार अभी से तमाम बैठकों का दौर यहां पर शुरू हो गया है। प्रीति, सरकार, संगठन और संघ तीनों फीडबैक ले रही है भाजपा की केंद्रीय टीम। इसी सिलसिले में 2 दिन से उनका दौरा है बीएल संतोष का। वो दोनों उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं और प्रदेश के कई मंत्रियों से मीटिंग हुई। उसके बाद संगठन के लोगों से मिले और कल शाम को एक अज्ञात स्थान पर आरएसएस के लोगों से भी मीटिंग हुई, जिसमें आरएसएस के सारे बड़े नेता वहां पर उपलब्ध थे और ये कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी खतरे पे है। लेकिन रात में बीएल संतोष ने एक ट्वीट किया और मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, कोरोना प्रबंधन को लेकर के जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने संक्रमण पर काबू पाया है, 93% की कमी आई है, जबकि उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से अधिक ज्यादा आबादी वाला देश है। तो इसको इस ट्वीट ने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है और कुछ मंत्रियों की और विधायकों की कुछ शिकायतें थी, उनको आपस में बैठा करके दूर कर दिया गया है। लेकिन 2 दिन की जो मीटिंग हुई है उसमें जो मेरी बात हुई है लोगों से, तो 12 अहम जो मुद्दे थे
जो बीएल संतोष ने सभी मंत्रियों से पूछे, जो अकेले में बात करी, उन्होंने पूछा कि ये आपका संगठन कैसा समन्वय है संगठन के साथ में, और सबसे जरूरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश की हकीकत क्या है, प्रदेश में संगठन कैसा काम कर रहा है। और रिपोर्ट कार्ड भी लिया गया जिसमें विधायकों के साथ और सांसदों के साथ आपस में तालमेल कैसा है, क्योंकि कई बार ये भी सुनने में आया थी कि विधायक और सांसद में आपस में पटरी नहीं खाती और कई बार मारपीट भी हुई है, और सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी का तमाशा भी बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष ने खास तौर से ये पूछा कि कार्यकर्ता संगठन है सरकार से क्यों नाराज, उनकी नाराजगी का कारण क्या है, क्योंकि 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कार्यकर्ता और संगठन से सरकार क्यों नाराज है, क्योंकि ये कार्यकर्ता ही सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और बूथ स्तर से तैयारी करते हैं। और सबसे अहम बात जो ये होती है, ये पूछा जाता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है। प्रीति। बिल्कुल चंद्रसेन, जिस तरीके से आपने बताया लगातार बैठकों का दौर यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात कह सकते हैं कि हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए थे, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार का सामना करना पड़ा, ये एक बड़ी वजह मान सकते हैं। इसके साथ ही 8-9 महीने के बाद में आगामी विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का उत्तर प्रदेश आना, वहां पर तमाम मंत्रियों के साथ में अलग से पर्सनली आधे घंटे बातचीत करना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो शासन चला रहे हैं उन पर भरोसा कम होता हुआ नजर आ रहा है। वो वाकई जानना चाहते हैं कि क्या वजह रही कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें हमें हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि वाकई जमीनी हकीकत क्या है उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल प्रीति, और जो कल बात हुई, जो मंत्री भी बाहर निकल रहे थे जिनसे हमारी बात उन्होंने कहा, ये इस बात से जोर देके पूछा गया कि पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें खराब प्रदर्शन की क्या वजह है, और कोविड की वजह से जो निगेटिव इमेज बनी है भाजपा की, उसको कैसे कम किया जा सकता है। और ये भी लोगों के, जनता के बीच में जाकर के, इनको गांव में जाकर के पूछना है कि इनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं, इसी से पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और खास तौर से ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो सवाल उठ रहा था, इस पर भी प्रश्न किया कि ब्यूरोक्रेसी से कितना भी जनता को कितना सहयोग मिल रहा है, इस तरीके की कोई नाराजगी तो नहीं है। इन सवालों को लेकर के आप उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाइए। ये मंत्रियों और विधायकों को और संगठन के लोगों को साफ तौर से 12 क्वेश्चन का एक खाका तैयार किया गया है, जिसके जवाब जनता के बीच में जाकर इनको तलाशने होंगे। चंद्रसेन, जिस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सरकार की कार्यप्रणाली पर अमूमन सवाल उठाती है। कहा जाता है कि सरकार की ओर से सही तरीके से कामकाज नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों की ओर से सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। तमाम मामले ऐसे देखे हैं जहां पर विधायक जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार की ओर से कामकाज सही तरीके से नहीं किया जा रहा, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन यहां पर नहीं मिल पा रही, या कह सकते हैं कि तमाम प्रबंधन जो राज्य सरकार की ओर से सरकारी हॉस्पिटल्स में किए जाने थे वो यहां पर नजर नहीं आए। ये भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि सरकार के ही लोग सरकार के खिलाफ यहां पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रसेन। बिल्कुल देखिए, कई विधायकों को इस बात की नाराजगी थी, और एक बात जो कानून मंत्री है यहाँ पर ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी कि वो डीएम की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, और उन्होंने चिट्ठी लेकर के मुख्यमंत्री को शिकायत भी करी थी। इसी चीज को लेकर के केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। कल रात में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी लखनऊ आए और सुरेश खन्ना से मुलाकात करी, और अचानक सुरेश खन्ना के प्रदेश में पहुंचने से घटनाक्रम से मीडिया से लेकर सब लोगों में अफरा तफरी मच गई कि अचानक केंद्र का रुख पूरी ओर से उत्तर प्रदेश की ओर क्यों हो गया, क्योंकि सरकार में बेहद वरिष्ठ मंत्री हैं सुरेश खन्ना। बिल्कुल। और सूत्र ये भी बताते हैं कि सुरेश खन्ना संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से आज उनकी मुलाकात होगी, और वो भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो इमेज खराब हुई है, या उत्तर प्रदेश में चुनाव के लेके तैयारियां क्या है, या कोविड मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया है, इस बारे में वो चर्चा। बिल्कुल चंद्रसेन, अब देखने वाली बात होगी कि आज जब महामंत्री दिल्ली पहुंचते हैं तो उनकी ओर से क्या कुछ रिपोर्ट वहां पर दी जाती है, और उसके बाद में क्या कुछ फेरबदल आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। आप इस पर पूरी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मंगलवार देर रात को बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर वजीरगंज क्षेत्र के टीकरी गांव में सिलेंडर में ब्लास्ट से 2 मकान जमींदोज हो गए हैं।
इनके मलबे में 14 लोग दब गए हैं, जिन्हें पुलिस ने गांव वालों की मदद से बाहर निकाला है, लेकिन तब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि टीकरी गांव निवासी नूरुल हसन के पास में पटाखा बनाने का लाइसेंस था। मंगलवार की रात को करीब 11 बजे के आसपास उनके घर में विस्फोट हुआ और ये इतना तेज था कि यहां पर हसन मकान तो उसका ढहा ही, साथ ही बाजू वाला मकान भी जमींदोज हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और इसके बाद में जेसीबी की पॉकलेन मशीनों से यहां पर मलबा हटाया गया और लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये बड़ा हादसा देर रात को हुआ है, 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, फिलहाल कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही जो वहां पर लगातार रेस्क्यू टीमें काम कर रही है उनका क्या कुछ कहना? तो कई सवाल खड़े होते हैं कि सिलेंडर फटने से और इतना बड़ा हादसा हो जाना तो कहीं ना कहीं अपने आप में याद अप्रत्याशित है। हालांकि पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है और जैसा कि अभी तक जो बताया गया, जो जानकारी सामने निकल कर आई, उसमें पुलिस का यही कहना है कि खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने से 2 मकान जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि मलबे के अंदर एक ही परिवार के 14 लोग दब गए और इन 14 लोगों में से जब पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया, स्थानीय पुलिस मौके पर आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, कई थाने की फोर्स और स्थानीय लोगों के द्वारा जब वहां पर रेस्क्यू किया गया तो एक एक करके लगभग 14 लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे और उनमें से बताया गया कि 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन करके जब और लोगों को भी दबे हुए जो फंसे थे उनको निकाला गया तो ये मौतों का आंकड़ा 8 पहुंच गया और 8 लोगों की इस पूरे मामले में दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो झुलसे हुए हैं, पूरी तरह से जले हुए हैं। वो उनका गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी पुलिस ने वहां पर रेस्क्यू पूरा कर लिया है, जो फंसे हुए लोग थे, दबे हुए लोग थे, उनको निकाल लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिलेंडर फटने की बात बताई जा रही है तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, ना ही स्थानीय लोगों के और ना ही के अधिकारियों के। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ और भी तथ्य सामने निकल कर आ सकते हैं कि वो विस्फोटक पदार्थ कैसा था, क्या सिर्फ सिलेंडर के फटने से ही इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो सकता है, क्या चीजें कुछ और थी। तो हालांकि पुलिस इन सब चीजों पर जांच कर रही है। ठीक है, चलिए विशाल, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सिलेंडर फटने से 2 मकान जमींदोज हो गए हैं, 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भारत के बैंकों में 13,500 करोड़ रुपए लूट कर भागने वाला मेहुल चोकसी बचेगा या फिर भारत लाया जाएगा, इसको लेकर बुधवार को 6:30 बजे फैसला हो जाएगा। कुछ घंटों बाद में मेहुल चोकसी पर कैरिबियाई देश डोमिनिका की अदालत में सुनवाई शुरू होगी, जहां पर यह तय किया जाएगा कि वो डोमिनिका में सचवा काटेगा या फिर एंटीगुआ वापस भेज दिया जाएगा या फिर भारतीय एजेंसियों को उसे सौंप दिया जाएगा। डोमिनिका में ईडी की टीम लगातार मेहुल चोकसी की घेराबंदी करने में जुटी हुई है। जिस डोमिनिका में मेहुल चोकसी को भारत लाया जाना था वो हमारे देश से 14,108 किलोमीटर दूर है, जहां की अदालत बुधवार को ये तय करेगी कि चोकसी भारत आएगा या नहीं। वहीं इसके पास में एंटीगा है। मेहुल चोकसी जहां का नागरिक है। दावा किया जा रहा है कि 23 मई को उसे यहीं से अगवा करके डोमिनिका लाया गया था। राजस्थान के बूंदी की बात करते हैं, जहां के कापरेन नगरपालिका क्षेत्र के
अडीला गांव में बेटी की शादी के दौरान कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना को लेकर प्रशासन ने 1 लाख का चालान काटा। इस चालान को जमा करवाने के बाद सदमे में लड़की के पिता की मौत हो गई है। वहीं पर मुआवजा राशि दिलाने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अडीला में पानी की टंकी पर 3 लोग चढ़ गए हैं, जिसके बाद में प्रशासन ने 3.5 घंटे समझाइश करी। उसके बाद में तीनों लोगों को नीचे उतारा गया। विधायक की पहल पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कृषि महाविद्यालय इसी सत्र में संचालित करने को लेकर श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की सर्वे टीम ने यहां पर विधायक प्रशांत बैरवा के साथ में जगह चिन्हित कर ली है और उसका निरीक्षण किया गया। विधायक प्रशांत बैरवा ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र वासियों की मांग पर क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहां पर लिखित में पत्र दिया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान निवाई उपखंड क्षेत्र के गांव झिलाए में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी करी थी। बैरवा की ओर से बताया गया कि कोरोना के चलते कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया, लेकिन इसी शिक्षा सत्र में कृषि महाविद्यालय संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग की गई है, जिस पर उन्होंने स्वीकृति देते हुए सर्वे टीम यहां पर भेजी है। विधायक की ओर से भी बताया गया कि कृषि विश्वविद्यालय की सर्वे टीम ने गांव झिलाए में कृषि महाविद्यालय के लिए भूमि और भवन को चिन्हित किया है। जोधपुर में बढ़ रही साइबर ठगी को लेकर पुलिस विभाग सतर्क नजर आ रहा है, जहां पर सतर्कता बरतते हुए खंडा फालसा पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी को रोकने में यहां पर कामयाबी हासिल करी है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि रिटायर एक्सएन कृष्ण कुमार ने यहां पर सिम बंद होने का मैसेज आगे अज्ञात व्यक्ति से संपर्क करके उसे बताया, जिसके बाद में डेटा शेयर करने पर साइबर ठगों ने प्रार्थी के खाते से 6 लाख की राशि यहां पर निकाल ली थी। साथ ही 58 लाख की अलग अलग एफडीज यहां पर करवाई गई है, उनको भी तोड़कर खाते से पैसे निकालने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद में पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया, जहां पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफडी के पैसों को ब्लॉक करवाया है। साथ ही ट्रांजैक्शन को यहां पर ट्रेस आउट करके प्रार्थी के खाते में करीब 4 लाख का रिफंड वापस करवाया और पूरे मामले को अब गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई। ऐसे ही सारे एफडी में से निकल कर तो अजूब करके उनको पहुंच जाते उसको रुकवा दिया। और साथ ही हमने जो 6 लाख रुपए गए उनमें से करीब 4 लाख रिफंड करवा दिए हैं और बाकी के जो पैसे हैं उनको भी रिफंड कराने के लिए हम प्रयास हैं। सर, किस जवान की भूमिका रही और अब तक काफ़ी ऐसे कैसे रुकवा चुका है? इसमें हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर सुरेश है उसने काफ़ी सराहनीय काम किया है। उसने पहले भी इस पर पूर्व भी कई ऐसी घटनाओं में के पास पैसे जाने से रुकवाने में काफ़ी प्रभावी भूमिका निभाई है और हम चाहते हैं कि आगे भी वो इस तरह से पुलिस के लिए काम करता है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्रेस वार्ता करके टीकाकरण बुलेटिन जारी किया है, जहां पर उनकी ओर से कहा गया है कि दिल्ली में युवाओं का टीकाकरण 9वें दिन बंद रहा। साथ ही उनकी ओर से कहा गया, हालांकि कई युवाओं को पहली डोज यहां पर लग चुकी है, लेकिन अब वैक्सीन के नहीं होने के कारण दूसरी डोज उन्हें नहीं लग पा रही। तो वहीं पर आतिशी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 10 जून तक युवाओं के लिए डोज उपलब्ध करवाने की बात कही है। आतिशी ने कहा 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए कोविशील्ड की 19 दिन की डोज उपलब्ध है और साथ ही कोवैक्सीन की जो डोज है वो सिर्फ उन्हें लगा रहे हैं जिन्हें दूसरी डोज लगनी है। 56,559 वैक्सीन की डोजेस लगी हैं, जिसमें 36,512 फर्स्ट डोज थी और 20,047 सेकेंड डोजेस भी थी। कल से जो यूथ का हमारा ग्रुप है वो भी एलिजिबल हो गए हैं सेकेंड डोज वैक्सीन के लिए, लेकिन सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज आज के दिन में युवाओं के लिए दिल्ली में उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हम कई दिनों से आपसे शेयर कर रहे हैं कि पिछले 8-9 दिनों से दिल्ली में किसी भी सरकारी केंद्र पे यूथ के लिए वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। अब
जिन्होंने मई की शुरुआत में अपनी पहली डोज लगवाई थी वैक्सीन की, अब वो सेकेंड डोज के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। अब उनकी सेकेंड डोज, जिनको कोवैक्सीन लगी है, उनका सेकेंड डोज लगने का समय आ गया है। लेकिन अभी भी दिल्ली के पास युवाओं के लिए वैक्सीनेशन नहीं आई है। जयपुर के विराटनगर में कोरोना के प्रति जागरूक करने को लेकर मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर कोटपूतली एएसपी ने लोगों से कोरोना नियमों की पालना करने की अपील करी। साथ ही कहा गया कि आने वाले 15 दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, जिसको लेकर लोगों को सतर्कता बरतनी होगी, जिससे कि कोरोना की स्थिति पर काबू पाया जा सके। तो वहीं पर मॉडिफाई लॉकडाउन में लोगों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील भी यहां पर अधिकारी की ओर से की गई। की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके तहत मार्केट खुलेंगे और अपने इसी के साथ चैलेंजेस अब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के बाद में जो अपने को सफलता मिली है, पूरे एरिया के अंदर जिस तरह से केसेस कम हुए हैं, अपने को अब आगे भी चैलेंज के तौर पे इसको लेना है। और सभी टीम और सभी आमजन से मेरा निवेदन है कि अपना जो पहले से चला आ रहा कार्यक्रम है उसको जारी रखें। मास्क, सैनिटाइजर बांटते रहें, सैनिटाइजेशन करवाते रहें और साथ ही निज अनुशासन की जो पालना है वो करते रहें। सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक करी है, जहां पर कोविड प्रबंधन की जानकारी लेते हुए कहा गया है कि मरीज की पहचान के लिए घर घर सर्वे टीम को एक्टिव रहने के लिए, साथ ही हल्के लक्षण वाले लोगों को मेडिकल किट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश भी यहां पर दिए गए। साथ ही जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश भी अधिकारी की ओर से दिए गए। जो अनलॉक की गाइडलाइंस सरकार ने नई जारी की हैं, उसमें पॉजिटिविटी दर देखते हुए और बेड्स की ऑक्यूपेंसी को देखते हुए हम लोग जिला स्तर पे जो नई गाइडलाइंस जारी करेंगे, उसमें कुछ दुकानों को खुलने की छूट दी जाएगी कुछ निर्धारित समय के लिए। उसमें हमको यही ध्यान रखना है कि अभी संक्रमण की दर कम हुई है, उसका कारण यही है कि इतने समय से हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं। और यदि हम पुनः जो है दुकानें खुलते ही हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल जाएंगे और उसकी पालना नहीं करेंगे, तो संक्रमण की दर दोबारा भी बढ़ सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि 15 दिन पहले तक भी स्थिति काफ़ी गंभीर थी और हम इस स्थिति में दोबारा नहीं पहुँचे। इसके लिए हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। किन किन दुकानों को खोलने की परमिशन? इसमें एक निर्धारित समय तक जो है सभी दुकानों को खोलने की छूट दी जाएगी और वो जो आदेश हम जारी करेंगे उसमें सारी डिटेल्स होंगी। नागौर की मकराना पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां पर मकराना थाना क्षेत्र के कोला डूंगरी गांव से आरोपी देवकरण को गिरफ्तार किया गया। आपको यह भी बता दें कि पीड़िता ने 30 मई को मकराना थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद में पुलिस आरोपियों की लगातार तलाश कर रही थी और आखिरकार अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। डूंगरी गांव की महिलाओं ने प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसकी जांच हमारे पुलिस उपअधीक्षक महोदय रविराज सिंह शेखावत साहब कर रहे हैं। उनके द्वारा आज इस प्रकरण में एक आरोपी देवकरण गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को मोरबसर थाना क्षेत्र से दस्तयाब करके हमारी स्पेशल टीम पकड़ कर लाई है और उससे अनुसंधान जारी है। शेष आरोपियों के संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।